गुड मॉर्निंग। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खमेरा। आज हम हिंदी अनिवार्य की जो हमारी प्रथम पुस्तक है सृजना की अपन गद्य वाले भाग से जैनेंद्र जी कुमार के द्वारा जो लिखा गया है बाजार दर्शन, उस बाजार दर्शन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जैनेंद्र जी के परिचय के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या लिखा है, कब जन्म हुई उनकी, कब मृत्यु हुई। तो जन्म जैनेंद्र जी का सन 1905 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुई है वो 1988 में। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हिंदी के मनोवैज्ञानिक और कथा साहित्य का हमको क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा देने का कार्य किया है। वे गंभीर चिंतक के रूप में भी रहे और हमारे देश को जो आज़ादी दिलाने वाले जो गांधी जी थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उस विचारधाराओं को उन्होंने गहराई से अपने जीवन में उतारा भी था और उनके मार्गदर्शन पर भी उन्होंने चलने का कार्य किया था। उनके द्वारा कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उनके खास उपन्यास रहे हैं। और उनकी जो कहानी जो संग्रह है जो विशेष रही है, वातायन, एक रात, दो चिड़ियाएँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और ख़ास करके जो बाल मनोवैज्ञानिक के ऊपर जो कहानी उनके द्वारा लिखी गई थी, पाइजेब। उनके विचार प्रदान निबंध प्रस्तुत प्रश्न हैं, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, प्रेय, सोच विचार तथा समय, यह हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के बहुत परिचायक रहे हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में भी जैनेंद्र जी की दृष्टि बहुत व्यापक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जीवन में बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न आते रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उससे हार जाते हैं और कुछ लोग होते हैं उन प्रश्नों को सुलझाकर अपने जीवन को क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें भी जैनेंद्र जी की जो दृष्टि थी वो बहुत ही व्यापक थी। मुंशी प्रेमचंद ने उनको एक उपाधि थी और उनको भारत का गोरखी कहकर महिमा मंडित भी किया था। यहाँ उनके द्वारा जो बाजार दर्शन जो निबंध दे रखा है उसके परिचय को अपन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं बाजार दर्शन। बाजार तो आप सब जानते ही हो। बाजार का मतलब होता है जहाँ दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्या करता है, बिक्री करता है और ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। इस प्रकार का जो तालमेल बना हुआ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। तो प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी एवं परंपरा एवं बाजारवाद पर उन्होंने गहरा मंथन किया है। वर्तमान में अपन जो देख रहे हैं, बाजार में उपभोक्तावादी, परंपरा और ख़ास तौर पर बाजारवाद आज वर्तमान में इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप कहीं पे भी देख लो, बड़ी बड़ी सिटियों में आप चले जाओ, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आज तो बाज़ार ऐसे चमक दमक वाले बन गए हैं कि हम बाज़ार में अगर वहाँ से निकल रहे हैं तो हमको रात को भी दिन नज़र आता है। इतना उसको क्या कर दिया जाता है, चमक दमक के द्वारा सजाया जाता है। और आपने देखा ही होगा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कोई भी दुकानदार होता है, वो दुकानदार अपनी दुकान को इतना खास करके बनाकर ग्राहकों को बताने की कोशिश करता है कि जिस कारण से ग्राहक मेरी ओर आकर्षित हो सके। एक आकर्षण का वो केंद्र बनाता है दुकान को। ठीक है, पहले पुराने पद्धति में तो अपन ने देखा ही था कि पुराने समय में तो जो लोग होते थे वो मेलों में, बाज़ारों में क्या होता था, चिल्लाना पड़ता था यूँ कि ये इतने रुपये का सामान है, ये इतने में दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चिल्ला के ग्राहकों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वर्तमान का जो बाज़ार है वो चिल्लाने का नहीं है, बिल्कुल कहने का मतलब चुप है, बिना कुछ बोले ही वो ग्राहकों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है। और वो जो आकर्षण की जो चीज़ें होती है उसको अपने दुकान पर क्या करता है, प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ऐसी लाइटिंग करना, ऐसा डेकोरेशन करना जिस कारण से ग्राहक उस दुकान को देखकर ही क्या कर देता है, दुकान के अंतर्गत प्रवेश करता है। तो वर्तमान में वही चीज़ें हो गई है।
लेखक ये मानता है कि बाज़ार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और वास्तव में लेखक का मानना कोई गलत नहीं है। बाज़ार जो होता है वो बाज़ार हमारा इसलिए होता है कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु की हमारी पूर्ति हो जानी चाहिए, वही हमारा वास्तविक बाज़ार होता है। तो उसके लिए ही बाज़ार बना होता है, और वास्तव में इसीलिए जो होता है वही खास, इसीलिए वो बाज़ार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ग्राहक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कभी कभार बाज़ार बहुत बड़ा है, ठीक है, जहाँ हज़ारों की संख्याओं में क्या होती हैं, दुकानें होती हैं। हम बाज़ार में जाते हैं, हमको पता है कि भाई हमारा सामान वहाँ उस दुकान पे मिलेगा, तो हम कहीं पर भी रुकते ही नहीं हैं। रास्ते में बहुत सारी दुकानें आती हैं, हम चलते चलते हैं, और जिस दुकान पर से हमको सामान लेना है, जहाँ हमारा सामान प्राप्त होगा, हम उस दुकान के ऊपर जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं और वापस चले आते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें क्या खरीदना है और वो वस्तु कहाँ पर मिलेगी। तो इसलिए हम उस बाज़ार को वास्तविक फ़ायदा दे सकते हैं। और वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष की तृप्ति का भाव जगाता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि जब तक दुकानदार अपने मूल्य से जब तक संतुष्ट नहीं होता तब तक वो वस्तु को क्या नहीं करता, बेचता नहीं है। और आपने देखा होगा ग्राहक भी जिस वस्तु को खरीदना चाहता है उस मूल्य से वो संतुष्ट नहीं है तो वो भी नहीं खरीदेगा। उसको यूँ लग रहा है कि ये दुकानदार मेरे से ज़्यादा पैसा ले रहा है तो वो नहीं खरीदेगा। दुकानदार ये देखता है कि ग्राहक मेरी वस्तु का जो मूल्य है उससे वो कम दे रहा है, तो दुकानदार उस वस्तु को क्या नहीं करता है, बेचता नहीं है। तो कहने का मतलब जब तक दोनों आमने सामने संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वस्तु का बिक्री होनी ही नहीं है। तो इस कारण से अपन ये भी कह सकते हैं कि बाज़ार एक तरह का मन का संतोष है और संतोष की तृप्ति का हमारा क्या करता है, भाव जगाता है। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ बिल्कुल हमारी बदल चुकी हैं। उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाज़ार को अपनी और अपनी आर्थिक संपन्नता में दम प्रदर्शन का साधन बना दिया है। देखो आप आपने भी देखा होगा कि एक बहुत बड़ी वीआईपी दुकान है और उसके पास में एक सादी दुकान है। मान लो आप उस दुकान में एक नॉर्मल सी, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप कोई कपड़े खरीदने के लिए गए, ठीक है, सादा ड्रेस है, और एक सामान्य दुकान पर जिसके ऊपर कोई तड़ाक भड़ाका नहीं है, एक सामान्य दुकान बनी हुई है, ठीक है, उस दुकान में किसी भी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं है, लाइटिंग वगैरह नहीं है। आप उस दुकान के भीतर गए और वो वस्तु आपको क्या मिल रही है, 500 रुपये में मिल रही है। वो ड्रेस आपको कितने में मिल रहा है, 500 रुपये। उसी क्वालिटी का ड्रेस अगर आप बड़े शोरूम में अगर गए हो, बड़े मॉल में अगर आप गए हो, जहाँ पर बहुत बड़ा डेकोरेशन कर रखा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, ये है वो है, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाओगे तो वो वस्तु आपको 700 या 800 रुपये में मिलेगी, और व्यक्ति वहीं से क्या करेगा, खरीदेगा, क्योंकि वह छोटी दुकान पर जाना अपने आप को एक सामान्यहीन समझेगा, और इस कारण से वो वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी पूछेगा भाई कहाँ से लाया, तो मैं तो वहाँ से लाया हूँ, तो वहाँ से लाया तो अपने आप में वो ये अपने आप में ये बताना चाहेगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, या मैं अच्छे तौर पर मैं क्या कर सकता हूँ, वस्तु को खरीद सकता हूँ। इस प्रकार के अपने हाव भाव को बताने के लिए, अपने विचारधाराओं को बताने के लिए इस प्रकार के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हम बिना आवश्यकताओं के अकारण बाज़ार में अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। कभी कभार आपने भी देखा होगा, आप भी अपने मित्रों के साथ में जाते ही हो, कहीं पर मेले वगैरह में कहीं जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हम अगर मेले वगैरह में कहीं गए और हमें पता है कि हमारे जेब में पैसे पड़े हुए हैं, तो हमें क्या खरीदना वो पता नहीं, तो किसी दोस्त ने क्या देखा, मान लो ये देखा, ये अच्छा आई हो, तो अपन क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। अपन ये नहीं देखते कि ये वस्तु अपने काम में आएगी या नहीं आएगी, घर पर वो ये पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। जब तक हमारे पास में पैसा होता हम बाज़ार से क्या करते रहते हैं, कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं। तो अकारण बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं, जिस कारण से बाज़ार में क्या बढ़ती है, कपटता बढ़ती है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो भी वस्तुओं का जो स्टॉक है वो जल्दी से निकल जाएगा, कुछ स्टॉक कम रह जाएगा, तो भाव उसके क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर महंगाई बढ़ेगी, कपटता बढ़ेगी, भ्रष्टाचारी बढ़ेगी। और इस तरह से आज हम देखते हैं बाज़ार में इस प्रकार का कार्य चल रहा है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जैसे कोई वस्तु है, मान लो 50 रुपये की है, परंतु वो जो विक्रेता होता है वह यही सोचता है कि मैं इसको किस तरह से सस्ते में ले लूँ, खरीद लूँ, और
एक दुकानदार यही चाहता है कि इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लूँ, और ग्राहक यही चाहता है कि इसको मैं कम से कम पैसे में क्या कर लूँ, खरीद लूँ। तो इस तरह से कपड़ताई बढ़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो अधिक मुनाफा कमाने के लिए कम मूल्य की वस्तु से ज़्यादा पैसा एकत्रित करने के लिए चाहते हैं। और बहुत सारे आपने ग्राहकों को भी देखा होगा कि ग्राहक क्या करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, बहुत सारे अपने साथियों के साथ में जाते हैं, बहुत सारी भीड़ कर देते हैं, और जैसे छोटी मोटी चोरी करना, ये करना, क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई ये तो बहुत लूट रहा है, तो इसको अपन भी क्या करें, लूटे। तो दोनों में अपन देखते हैं कि क्रेता और विक्रेता दोनों में कपटता का भाव दिखाई देता है। तो इस कारण से हमारा जो विनिमय और अर्थतंत्र है उसको क्षति पहुंचती है। हमारा जो वस्तु के बदले वस्तु को भेजना, वस्तु के बदले पैसे को भेजना, इस प्रकार की जो हमारी प्रणाली है वो प्रणाली सही तरीके से नहीं चल पाती है और हमें नुकसान प्राप्त होता है, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। मान लो आपके पास में पैसा है तो आप पैसे के पावर पर बहुत सारी वस्तुओं को क्या कर लेते हो, खरीद के ले आते हो। इस रूम में भी आपने एलईडी लगा दी, दूसरे रूम में बच्चों के लिए अलग लगा दो, घर में दादा दादी के लिए अलग लगा दो, क्योंकि आपके पास में पैसा है। और पैसा होने के कारण से आप हर रूम में आप क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की एलईडी लगा रहे हो, अलग अलग एसी लगवा रहे हो, ये लगवा रहे हो, वो लगवा रहे हो। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हम ज़्यादा वस्तुओं को अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे अर्थ, क्योंकि हमारे पास में पैसा था, हमने हमारा पैसा कहाँ लगा दिया, वस्तुओं को खरीदने में लगा दिया। अब अगर हमारे पास में किसी प्रकार की समस्या आई या हमें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी या पैसा हमको कहीं लगाना पड़ रहा है तो हम पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमने पैसे को क्या कर दिया, वैसे ही क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। जो हमारा किसी एक वस्तु से ही काम चल रहा था, हमने दो वस्तुएं खरीद ली, तीन वस्तुएं खरीद ली। देखते ही अपन एक घर में 4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ क्या कर लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार के से हमारा जो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था भी इससे घटती है और वस्तु का सही तरीके से उपयोग भी नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी को एक ही गाड़ी की आवश्यकता और वो 5 गाड़ियाँ ले आएगा तो वो 5 एक साथ क्या नहीं करने वाला है, चलाने वाला है ही नहीं। और जिस कारण से 4 तो चलेगी नहीं, एक ही चलेगी, तो वस्तु का भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा और पैसे का भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, तो धन का भी दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह से हमें हानि होती है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या की क्या करना, भाव की वृद्धि करने के लिए होता है। तो अपन देखते हैं सब कि जैनेंद्र कुमार जी हमारे जो हैं, उन्होंने जो बाजार दर्शन के बारे में ये छोटा सा एक परिचय दिया है, तो अपन उसको विस्तार से अध्ययन करते हैं कि वो हमें किस तरह से बाजार की महत्ता के बारे में हमको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अपने मित्र के द्वारा वो एक उदाहरण दे रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाज़ार गए हुए थे। बता रहे हैं कि एक हमारे मित्र हैं, वो बाज़ार गए हुए हैं कोई मामूली चीज़ लेने के लिए। किस लिए बाज़ार गए, कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए बाज़ार में गए हैं। पर जैनेंद्र जी जब देखते हैं कि मित्र जब लौटे हैं तो एकदम उनके हाथों में बहुत सारा बंडल, यानी बहुत सारा सामान खरीद के वो क्या हो गए, बाज़ार से आ गए। तो जैनेंद्र जी क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ये क्या है। मित्र से पूछा, भाई तुम तो ये लेने के लिए गए और इतना सारा लेके आ गए, भाई क्या बातें हैं। तो बोले ये तो साथ ही था, ये जो साथ थी। और उन्होंने, मित्र ने सीधा दोष किसको दे दिया, अपनी पत्नी की ओर कह दिया कि ये साथ में थी, इस कारण से इतना सामान आ गया, मैं तो यही लेने गया था, पत्नी साथ में थी, नहीं मानी, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, यूँ करते करते बहुत सारा सामान आ गया। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है। और जो मेरे मित्र थे जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये जितना भी जो सामान आया है वो मेरी पत्नी के कारण आया है और उस महिमा का मैं कायल हूँ और पत्नी की बात को मेरे को मानना भी है, क्योंकि ये आज से नहीं, आदिकाल में भी इस विषय पर पति से पत्नी की प्रमुखता को प्रमाणित करके बताया है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्थिति का प्रश्न है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पत्नी मेरे को सोत आने क्या करती, सुनाती कि आप तो कंजूस हो, ये हो, सारे सामान को खरीदने नहीं देते हो, लाने नहीं देते, खुद नहीं लाते हो, ये करके ना घर में क्या होता, झगड़ा होता। स्त्री माया ना जोड़े तो मैं क्या जोड़ूँ, और वो कह रहे हैं स्त्री की माया ना जोड़ूँ तो मैं और क्या जोड़ूँ। फिर भी जो सच होता है वो सच होता है, सच क्या नहीं होता, ज़्यादा समय तक छुपा हुआ नहीं रहता। हम इस बात को मानते हैं कि पत्नी की ओट ली जाती है, सिर्फ खाली पत्नी की हम क्या कर रहे हैं, एक ओट ले रहे हैं, बहाना ले रहे हैं। अगर पत्नी अगर साथ में भी हो और मान लो अगर अपन बाज़ार गए हैं, अपने जेब में अगर पैसा ही नहीं है पत्नी के, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अगर पैसा ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे, या तो उसको कहेंगे कल आके लेंगे, और ज़्यादा ही करेंगे तो चल भाई पैसा नहीं, खबर नहीं पड़ रही है, क्योंकि 2 बातें उसको क्या कर लेंगे, सुना देंगे, और वो भी इस बात को क्या कर लेगी, समझ लेगी। पर यहाँ पे क्या किया जाता है, सिर्फ ओट ली जा रही है, बहाना लिया जा रहा है। और वास्तव में जो सच है वो यही है कि मूल में एक और तत्व की जो महिमा होती है, जो खास होती है,
सविशेष होती है, और वह तत्व जो होता है वो होता है मनी बैग, यानी हमारे पास में कितना पैसा है। अगर हमारे पास में जितना पैसा है हम सामान को खरीद पाएंगे, अगर हमारे पास में पैसा नहीं है पत्नी कुछ भी कह देगी पर हम खरीद नहीं पाएंगे। पर मित्र तो ज़बरदस्ती किसके ऊपर थोप रहे हैं, अपनी पत्नी के ऊपर थोप रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थात मनी बैग वो जो है जो पैसे की गर्मी है, और वो जब तक पैसे की गर्मी है तब तक हमारे में एनर्जी होती है, यानी तब तक हम सामान को खरीद सकते हैं, अन्यथा हम खरीद नहीं सकते हैं। यानी बात खास मूल जो बात है, मूल जो तत्व है वही है, यही है कि अगर हम बाज़ार में गए हैं तो बाज़ार में हम तब तक ही सामान को खरीद सकते हैं जब तक हमारे पास में पैसा हो।